आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारस्य और वक्त है प्रहार का। और प्रहार में आज सबसे पहले बात लखनऊ के मोहित पांडे कस्टोडियल डेथ केस की, जिसे लेकर जमकर हंगामा और सियासत हो रही है। मोहित पांडे का परिवार लखनऊ पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है तो विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। कौन क्या कह रहा है सब सुनाऊंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूं। थोड़ी देर पहले मोहित पांडे के परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात की है। पीड़ित परिवार को सीएम योगी ने न्याय और मदद का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने इस केस की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश भी दे दिया है। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि मृतक मोहित पांडे की मां ने चिन्हट थाने में इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मोहित के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उनके बेटे की पीट कर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस इस बात से साफ इनकार कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने चिन्हट थाने के इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी को हटा दिया है। वहीं कल शाम मोहित पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं है, इसलिए विसरा और हार्ट को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन परिवार के आरोप गंभीर हैं और इस गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव हैं। परिवार वालों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। लखनऊ में मोहित पांडे के परिवार ने सीएम योगी के सामने अपना दर्द बयां किया। सीएम ने भी परिवार को पूरी मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए, आवास, बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और शासन की योजनाओं का फायदा देने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम के आदेश के बाद अब इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी होगी। मोहित पांडे का पूरा परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, माता जी हैं। क्या कहा मुख्यमंत्री ने? कहा मदद करेंगे, मकान देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, बच्चन फीस भरेंगे और कुछ धंधा करवाएंगे, ये बोला है मैंने। आपने पूरी घटना बताई मुख्यमंत्री जी? वो सब मालूम उनको, हम कहे पर हमको सब मालूम है। वो पहले ही बोल दिए हमको सब मालूम है। सबको मालूम है, जब मीडिया पर चल रहा सबको मालूम है, कहीं का नहीं मालूम, सबको तो मालूम है। उस दिन क्या हुआ था? आपके लड़के जो है दुकान गए थे, क्या हुआ था पूरी बात बता। दुकान नहीं गए थे, दोबारे ऐसे आया रहा, वो मेरा माल ढुआवत रहा, वही से थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई हुई, थाने ले गए, बस वहीं से खत्म हो गया। तो क्या लग रहा है आप लोग को कि पुलिस ने इतना मारा कि? अब पता नहीं, अब जब वहाँ अंदर गए नहीं तो क्या बताएं, मारा है कि क्या करा है, कैसे गए, जब हैं नहीं समय पर तो क्या। दम वहीं टूटे, दम था नहीं, हम दम वहीं टूटे। पानी मांग रहे थे, पानी नहीं दिए, वहीं दम टूट गई, बंद कर दिया अंदर। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा? ये बोला है कि आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको सब पता है। 10 लाख रुपए, आवास, बच्चों की फीस और बेरोजगार करने के लिए यही से पता है। परिवार के आरोप गंभीर हैं और इस मामले में अब लगातार एक्शन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मृतक मोहित पांडे के परिवार के चेहरे पर राहत जरूर दिख रही है। मुलाकात के दौरान बख्शी का तालाब विधायक योगेश कुमार शुक्ला और पार्षद शैलेंद्र वर्मा भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक ने कहा कि सीएम योगी मामले को लेकर गंभीर हैं और उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए और उन्होंने कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, गंभीरता से जांच होगी और उच्च स्तर तक जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी आर्थिक मदद के लिए भी आर्थिक मदद देना, 10 लाख रुपए देंगे, आवास दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। पत्नी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेगी व्यापारिक क्षेत्र में, तो उसको उस तरीके से मदद दे करके सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस परिवार की हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार को कोई दिक्कत ना हो, और यही बात मैं लगातार कल से कह रहा हूँ कि परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन जैसा जो परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, तो जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन?
दो घटनाओं की आप जिक्र कर सकती हैं कि दो घटनाएं प्रदेश के अंदर हुई हैं और दोनों में योगी सरकार ने कठोरतम कार्रवाई की है। इससे सरकार की सोच आपके सामने स्पष्ट हो सकती है कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शने नहीं जा रही है, ये तय। परिवार को राहत मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई, लेकिन इस मामले में कार्रवाई क्या की गई है ये समझिए। चिन्हट थाने के इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी पर गाज गिरी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उनकी जगह भरत पाठक को चिन्हट थाने का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस बीच जो पुलिस लॉकअप का सीसीटीवी सामने आया है, मृतक मोहित के परिवार वाले उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये सीसीटीवी 26 अक्टूबर की दोपहर 1:36 का है। इसमें एक शख्स लॉकअप में असहज स्थिति में जमीन पर पड़ा दिख रहा है। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद एक दूसरा शख्स उसकी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन वो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। लॉकअप के अंदर दूसरे कैदी बैठे हुए हैं। इस दौरान वो शख्स एक दूसरे कैदी को बुलाता है। वो कैदी भी युवक को हिला डुलाकर देखता है, लेकिन लेटा युवक कोई हरकत नहीं करता। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस युवक को लोहिया अस्पताल लेकर गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी जानबूझकर जारी किया। 17 घंटे के घटनाक्रम में 5 मिनट का ही फुटेज जारी क्यों किया गया है, और जो फुटेज भी सामने आया है उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि मृतक की तबीयत कितनी खराब हुई थी। कैदी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तक उसे मदद मिल पाती उसकी मौत हो गई। मृतक मोहित पांडे की मां ने चिन्हट थाने में इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी समेत दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मोहित के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने पीट कर उसकी हत्या की। हालांकि पुलिस इस बात से साफ इनकार कर रही है। वहीं रविवार शाम मोहित पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं है, इसलिए विसरा और हार्ट को सुरक्षित रखा गया है। बताया जा रहा है कि मोहित की जान महज 600 रुपए के झगड़े में चली गई। अब सीएम योगी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। अब एक तरफ सीएम योगी हिरासत में हुई मौत को लेकर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोहित पांडे की मौत पर अब सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का दूसरा समाचार मिला। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, वो उनके साथ हैं। वहीं कांग्रेस ने भी मोहित पांडे की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोहित की मौत को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा कि यूपी में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी पुलिस की हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर है। प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हैं, वहां जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? तो अब विपक्ष योगी सरकार पर, यूपी पुलिस पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, सियासत तो इस पूरे मसले पर हो रही है, लेकिन इससे इतर पीड़ित परिवार को क्या राहत दी जा रही है? मृतक मोहित पांडे की मौत कैसे हुई? इन सब के जवाब कब तक मिलेंगे? कि राहत की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार से मिले तो एक तरह से परिवार में ये हिम्मत आई कि अब शायद उनको न्याय मिलेगा। अब हमारे साथ मोहित के भाई है, उनको भी पुलिस पकड़ के ले गई थी और ये भी लॉकअप में मोहित के साथ ही थे। क्या हुआ, जरा बताइए उस समय लॉकअप। नहीं, रात में कुछ विवाद हुआ। रात में घर पे हमारे, जहाँ मेरा कारखाना है जैनाबाद में, फिर रात में पुलिस वहाँ से उनको ले गई। उसके बाद मैं गया इधर छुड़ाने के लिए, तो मुझे भी पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया और हाथापाई भी हुई, हमारा भी। मुझे तो लॉकअप में क्या हुआ, कैसे जान गई वो? लॉकअप में पानी मांग रहा था, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, भाई कह रहा था मुझे बाथरूम जाना है। अंदर का बाथरूम इतना गंदा था, बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, दरवाज़ा नहीं खोला। कह रहा है इसी में करो। कई बार बोलने के बाद लेकिन कोई सुना ही नहीं। मतलब जान पानी ना मिलने से इस वजह से पानी, हाँ, आप लोग पानी मांग रहे थे? मांग रहे थे।
और भी किसी तरह का टॉर्चर हुआ वहाँ पे? और नहीं टॉर्चर हुआ, पहले लड़ाई हुई थी तब मैं वहाँ नहीं था। आप बाद में पहुंचे? हम बाद में पहुँचे। अब क्या आप लोग मांग रहे हैं, क्या न्याय मांग रहे हैं? न्याय जो इसके गुनहगार हैं उनको सजा मिले। बहुत तकलीफ की बात है प्राची, मौत हुई है। छोटा कारोबार था, बेल्ट और टाई बनाने का काम करते थे मोहित, और दुकानों में सप्लाई करते थे स्कूल की जो बेल्ट और टाई बनती है। अब एक कर्मचारी था, उससे कुछ पैसे का विवाद था, और उस पैसे के विवाद ने ये रूप ले लिया कि पुलिस आ गई, दोनों भाइयों को पकड़ के ले गई, और अब मोहित की तो जान भी चली गई है। परिवार को उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस की क्या भूमिका है? 600 रुपए के विवाद में एक शख्स की जान चले जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, और सवाल इस बात को भी कि क्या अब पुलिसिया रवैया पर भी सख्ती होनी चाहिए? क्या ये भी देखा जाना चाहिए कि आरोपियों को या अपराधियों को जब पुलिस पकड़ती है तो लॉकअप में उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है? शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि। आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां आज दिग्गजों का नामांकन जोर पर है। इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपरी पांच पाखड़ी से पर्चा भरने जा रहे हैं। शिंदे अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन करने जा रहे हैं, जहां वो थोड़ी देर बाद अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस सीट पर एकनाथ शिंदे का मुकाबला केदार दिघे से है। केदार दिघे एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले स्वर्गीय आनंद दिघे के भतीजे हैं। आनंद दिघे ने इस इलाके में शिवसेना की जड़ें मजबूत करने में अच्छी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब उन्हीं के भतीजे को उद्धव ठाकरे ने शिंदे के खिलाफ मैदान में उतारकर मुकाबले को कड़ा करने की कोशिश की है या दिलचस्प करने की कोशिश की है। बहरहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, और उससे पहले बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट हो चाहे एनसीपी गुट हो, अपना शक्ति प्रदर्शन महायुति की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, ये मौका है मुख्यमंत्री के नामांकन का, और ये मौका है महायुति की एकता, महायुति की शक्ति को दिखाने का, जैसा कि हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं। दिनेश, आपको आवाज मिल रही है? चलते रहो। चलिए दिनेश के पास हम लौटेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए। महायुति इस नामांकन के जरिए अपनी एकता का एहसास भी कराना चाहती है, अपनी शक्ति का परीक्षण भी करना चाहती है, अपनी पावर का एहसास कराना चाहती है, और इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नामांकन से पहले ये रोड शो भी किया जा रहा है, जिसमें भारी भीड़ जो है वो इस वक्त उमड़ी हुई है। आपको मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। हालांकि इस सीट से उद्धव ठाकरे ने भी मजबूत कैंडिडेट देकर इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प करने की कोशिश जरूर की है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी थोड़ी देर में अपना नामांकन करेंगे। अजीत पवार अपने परिवार के गढ़ बारामती सीट से नामांकन करने जा रहे हैं, जहां उनका मुकाबला अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से है। एकनाथ शिंदे की तरह अजीत पवार भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन करने से पहले अजीत पवार ने युगेंद्र पवार की दावेदारी पर शरद पवार गुट पर अटैक किया। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को उतारना उनकी गलती थी। अब शरद पवार गुट को चुनाव में भतीजे को नहीं उतारना चाहिए था। तो इससे पहले भी अजीत पवार अपनी गलती को स्वीकार कर चुके हैं। भाभी को उतारा गया ननद के सामने, यानी अपनी पत्नी को ननद के सामने उतारा, अपनी बहन के सामने उतारा। इस गलती पर बार बार रिग्रेट कर चुके हैं अजीत पवार, और अब उनका मुकाबला भतीजे से है, तो वो कह रहे हैं कि यह गलती शरद पवार को भी नहीं करनी चाहिए थी। खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस
इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। बारामती में चाचा भतीजे आमने सामने हैं। अजीत पवार का मुकाबला उनके अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से होने वाला है। युगेंद्र पवार अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं और वो पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं। तो पवार परिवार की फाइट बारामती, जो कि पवार परिवार की पारंपरिक सीट रही है, उस सीट पर देखने को मिलेगी। युगेंद्र पवार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उनके साथ सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ अजीत पवार ये कह रहे हैं कि शरद पवार को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए थी जो लोकसभा चुनावों में अजीत पवार ने की थी। आज एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के अलावा कई और हाई प्रोफाइल नामांकन होने वाले हैं। अजीत पवार का अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से मुकाबला है। युगेंद्र भी आज ही पर्चा दाखिल करेंगे, यानी चाचा और भतीजे का एक ही दिन शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। आज माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी थोड़ी देर बाद नामांकन करने वाले हैं। अमित ठाकरे इस सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार हैं और खबर है कि महायुति में इस सीट से शिवसेना के उम्मीदवार सदा सरवड़कर ने अपनी दावेदारी वापस ले सकते हैं। इसको लेकर महायुति में चर्चा चल रही है। समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी भी आज मानखुर्द सीट से पर्चा भरने वाले हैं। इस सीट से नवाब मलिक उन्हें चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बांद्रा ईस्ट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार वरुण सरदेसाई भी आज नामांकन करेंगे। महाराष्ट्र में पर्चा भरने की कल आखिरी तारीख है और उससे पहले तमाम जो हाई प्रोफाइल नाम हैं वो अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो एक तरफ महायुति के दो बड़े नेता आज नामांकन में बिजी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने महायुति के खिलाफ वीडियो कैंपेन शुरू कर दिया है। आता चलनार नाही नाम के इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र के बड़े प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट करने का आरोप लगाया गया है। हम आपको बता दें कि आज ही गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लगना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भेज दिया गया गुजरात। साहेब इथे भजी खाल्लीच पाहिजे, लय फेमस आहे हा इंजिनियर भजीवाला, या ना। आम्हाला तुमचा खूप अभिमान आहे। का? मी इंजिनियर असून भजीत होतो याचा? उद्या तुम्हाला पाहून राज्यातले अनेक तरुण भजी विकणार आहेत। आपली कृपा साहेब। आमचं काय यात? अहो नाही, असं कसं साहेब? गेल्या 2 वर्षात राज्यातले 8 मोठे प्रकल्प आणि लाखो नोकऱ्या गुजरातला पाठवल्यात ना तुम्ही। मग राज्यातल्या तरुणांना भजीच तळावे लागणार ना। घ्या। अरे हा तर रिकामा आहे। होय, अगदी आम्हा तरुणांच्या भविष्यासारखा। याला कोण जबाबदार आहे? मंत्री साहेब कर रही है इस वीडियो के जरिए कि जितने भी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने चाहिए थे, जितने भी विकास कार्य महाराष्ट्र में होने चाहिए थे, वो विकास कार्य गुजरात भेज दिए गए। कुछ इस तरीके के आरोप कांग्रेस ने इस वीडियो के जरिए लगाए हैं। तो बाकायदा ये वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो में साफ तौर पर मौजूदा सरकार पर कटाक्ष भी किया गया है, मौजूदा सरकार पर हमला भी बोला गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए। दिनेश, आज की टाइमिंग, आज गुजरात में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वो परियोजनाओं की, विकास परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ आपने गुजरात भेज दिया। तो दूसरी तरफ आज महायुति ये बता रही है कि हम में कितना दम है, हम कितने एक हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरा प्रयास किया जा रहा है महायुति की तरफ से कि वो एकजुट है। महाराष्ट्र के विकास के लिए जो जो उन्होंने कार्य पिछले 2.5 साल में किए, उन तमाम विकास कार्यों का जिक्र जो है वो अब महायुति की तरफ से किया जा रहा है। सामने आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ इस नॉमिनेशन में शामिल हुए हैं और यह एक मैसेज देने का प्रयास हो रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, कि ये जो सरकार रही है उसने अपने कार्यकाल के दौरान जनहित के कई सारे कार्य किए थे और उसी वजह से जनता उन्हें दोबारा चुनकर देगी। तो ये दावा उनका है। साथ ही में इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही किस तरह से आज अपने नॉमिनेशन के दिन एकनाथ शिंदे ने पूरी ताकत झोंक दी है।
जी बिल्कुल दिनेश, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मौके को भुनाने की कोशिश है और ये मौका बुनाया जा रहा है महायुति की तरफ से, अपनी एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की करेंगे, जहां एक बार फिर अखनूर में आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर अटैक किया। अखनूर में आतंकियों ने घात लगाकर सेना की एम्बुलेंस पर कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। आतंकी हमले के बाद अखनूर और उसके आसपास के इलाके में सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सेना की नजर है। सुबह जब सेना का काफिला एलओसी के पास से गुजर रहा था, तभी वहां छिपे आतंकियों ने एम्बुलेंस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में एम्बुलेंस को काफी नुकसान पहुंचा है। एम्बुलेंस की कांच पूरी तरह से टूट गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस हमले में 3 से 4 आतंकी शामिल हो सकते हैं। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सेना और पुलिस मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। हर आने जाने वाले गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि फायरिंग के बाद आतंकी स्थानीय मंदिर के आसपास छिपे हो सकते हैं। लगातार हो रहे आतंकवादी हमले की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम पूरे इलाके की घेराबंदी कर हर आने जाने वाले पर नजर रख रही है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़ गए। मनीष, बताइए इस आतंकी घटना के बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है? कितने आतंकी थे जिन्होंने घात लगाकर यह हमला किया है सेना के काफिले पर? प्राची, सबसे पहले तो हम सीक्वेंस बता दें। करीबन 6:30 बजे का वक्त था जब वहां के एक स्थानीय लड़के ने इन 3 आतंकियों को, संदिग्ध व्यक्तियों को देखा जिनके पास हथियार थे। उसके बाद ये जानकारी भारतीय सेना को मिली। उसी दौरान जो भारतीय सेना का करीबन 3 से 4 गाड़ियों का काफिला और कॉन्वॉय था, जिसमें एक फील्ड सर्जिकल व्हीकल यानी ये जो एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है वो भी शामिल थी। वो उधर से गुजर रही थी। मेन रेड रोड का एरिया है, रोड हेड का एरिया है और ये शिव मंदिर के पास का एरिया है। बट्टल इलाका पड़ता है अखनूर का। उसी क्रॉसिंग के दौरान आतंकियों ने करीबन 10 से 15 राउंड इसी जो एम्बुलेंस है आर्मी की उसके ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद वहां से उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर उसके बाद भारतीय सेना ने काउंटर फायर किया। क्योंकि ये जो एरिया है वो एक तरफ सुंदरबनी को जोड़ता है, दूसरी तरफ अखनूर का एरिया है और तीसरी तरफ ये एरिया मेन जम्मू की तरफ आता है। तो इसी वजह से चारों तरफ से अब घेराबंदी की गई है। इसमें अभी तक जो जानकारी मिल रही है 34 फील्ड सर्जिकल जो हॉस्पिटल है, 34 फील्ड हॉस्पिटल है जम्मू का, वहां पर जिनको इनिशियली छोटी मोटी चोट लगी थी, जो घायल हुए थे, उनको वहां पे भेजा गया, जो पूरी तरीके से सिर और ठीक है, यानी सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से अपना मोर्चा संभाल लिया है। इन आतंकियों का जल्द पता लगाया जाएगा और इनका खात्मा किया जाएगा। शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए।